हेलो, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर बेसिक नॉलेज में। आज हम नए टॉपिक लेके आए हैं। उसमें सबसे पहला है वेब ब्राउज़र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बूटिंग, फिर ईमेल, और फिर न्यू टेक्निक ऑफ आईटी का, और नंबर सिस्टम और कंप्यूटर वोकेबलरी। ये सारे 7 पॉइंट कवर करने वाले हैं आज हम। वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। मतलब किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। उसे दो प्रकार की होती है। पहला होता है टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र होता है, और दूसरा होता है ग्राफिकल बेस्ड ब्राउज़र। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र जो होता है, ऐसे वेब ब्राउज़र जो टेक्स्ट पर आधारित होते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र का नाम लिनक्स जो कि 1992 में बनाया गया था। और सेकंड है ग्राफिकल बेस्ड ब्राउज़र। एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो ग्राफिक पर आधारित है। सबसे पहला ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउज़र मोसाइक है, जो कि 1993 में बनाया गया था। 1990 में टिम बर्नर्स-ले ने सबसे पहले www वेब ब्राउज़र बनाया था, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था, इसलिए मोज़िला सबसे पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बनाया है। यह www से ज़्यादा लोकप्रिय था। और लिस्ट ऑफ वेब ब्राउज़र, कितने वेब ब्राउज़र के होते हैं? पहला तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र था, जो कि 1990 में टिम बर्नर्स-ले ने बनवाया था। और फिर है लिनक्स। ये टेक्स्ट बेस्ड सबसे पहला वेब ब्राउज़र था, जो कि ग्राफिकल डेटा को शो नहीं कर सकता था, और ये 1992 में बनाया गया था। और फिर आता है मोसिक। यह पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, जो 1993 में बनाया गया। और फिर आता है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर मोशिको से सुधरा हुआ रूप वहाँ था। और नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र है, जो कि 1994 में बनाया गया था। और फिर आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये इसमें क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में अपना पहला वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया, और वेब ब्राउज़र बनाने की शुरुआत की गई थी। ओपरा क्या है? ओपरा एक वेब ब्राउज़र 1994 में बनाया गया है। और सफारी वेब ब्राउज़र विशेष रूप से एप्पल कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम मोनिस्टोस के लिए वर्ष 2003 में बनाया गया था। और फिर आता है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स 2004 में मोजिला ने फायरफॉक्स को लॉन्च किया था। फिर हम पढ़ते हैं मोबाइल सफारी। ये 2007 में एप्पल कंपनी के मोबाइल में उपयोग करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के लिए लॉन्च किया गया है। और गूगल क्रोम क्या होता है? गूगल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित वेब ब्राउज़र है। और गूगल क्रोम 2008 में बनाया गया था। और फिर पढ़ते हैं ओपरा मिनी। ये ओपरा मिनी ब्राउज़र 2011 में लॉन्च किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है, ये भी 2015 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को बदलकर माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र बना दिया, जो कि गूगल क्रोम के मुकाबले वेब ब्राउज़र है। और फिर हम पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट ऑफ नेटवर्क मतलब नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कह सकते हैं। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट कह सकते हैं। इंटरनेट का जनक क्विंटन ग्रे और स्कैरफ 1969 में की थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में बीएसएनएल ने की थी। और इंटरनेट की दुनिया भर में कम्युनिकेशन होता है। इंटरनेट के लाखों घरेलू, अकादमिक, व्यवसायी और सरकारी नेटवर्क है, जिसमें एक साथ कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट को हम शॉर्ट रूप से एनईटी भी कह सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी सबसे बड़ी सेवाओं के में से एक है। www का उपयोग दुनिया भर में अरबों लोगों द्वारा किया जाता है। पहली बार अक्टूबर 1969 में शुरू हुआ, और इसमें ARPANET कहा जाता है। और इसका विकास अमेरिका के DARPA
इसका फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है DARPA का फुल फॉर्म है DARPA का द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा किया गया है। अब हम थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर में, इसके प्लेटफॉर्म होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्य का संचालन करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। दुनिया भर में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियां बहुत है। इनमें से मुख्य कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और लिनक्स है। और अब पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1.0 था, जो कि 20 नवंबर 1985 में रिलीज हुआ था। और विंडोज 1.0 पहला GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, जो कि 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ था। विंडोज 10 कंप्यूटर, टेबल और एम्बेडेड डिवाइस और इंटरनेट IoT बोल सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? विंडोज 10 कंप्यूटर टैबलेट के लिए, कंप्यूटर टैबलेट, एम्बेडेड डिवाइस IoT के लिए बनाई गई है। और विंडोज 10 के बारे में पूरी जानकारी के लिए हम न्यू टेक्निक्स में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे थोड़ा आगे। अब पढ़ते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल कंपनी के साथ संस्था स्टीव जॉब्स और रोनाल्डो वायल्स हैं। इनकी कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक हैं। एप्पल कंपनी का मुख्य कैलिफोर्निया में स्थित है। और एप्पल कंपनी द्वारा बनाई गई ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और ये जो होता है मैक OS इसको कहा जाता है। हम मैक जो बोलते हैं MSC OS वो बोल सकते हैं। एप्पल कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि 24 जनवरी 1984 को रिलीज हुआ। एप्पल कंपनी का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS कैटलीना है, जो कि 3 जून 2019 को रिलीज किया है। कैटलीना याद रखना, ये एप्पल कंपनी के द्वारा अभी नई लॉन्च हुई है 2019 में। और सेकंड है लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका आविष्कार किसने? लिनक्स टॉरवाल्ड्स ने 17 अगस्त 1991 में किया। ये सी लैंग्वेज के लिए लिखा गया है। लिनक्स की तरह ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनका वर्किंग पढ़ लेते हैं, कैसे वर्क करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य 4 कार्य होते हैं। पहला होता है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड होता है यूजर मैनेजमेंट, थर्ड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट और फोर्थ है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। 4 पहले मेमोरी को मैनेज करेगा, फिर यूजर को मैनेजमेंट करेगा, फिर प्रोसेसिंग मैनेजमेंट और लास्ट होता है हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, एक एक करके उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या है? वो मेमोरी अलोकेट करेगा एंड डीअलोकेट का काम करता है। मेमोरी अलोकेट और डीअलोकेट का काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। और सेकंड है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट एक से ज़्यादा यूजर को परमिशन देने और उनके कार्यों का कंट्रोल करना। यूजर मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेट के पास कंप्यूटर के फुल कंट्रोल होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य 2 यूजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेट और गेस्ट। अब फिर पढ़ते हैं लॉगिन और लॉग ऑफ जो होता है, ये यूजर मैनेजमेंट में होता है। यूजर लॉगिन करता है, लॉग आउट भी करता है। तो कंप्यूटर में नए यूजर को एंट्री के लिए उसका कुछ डेटा डालना पड़ता है। और लॉग ऑफ कब होता है? जब कंप्यूटर के यूजर को बाहर आना हो अपनी ID प्रोफाइल से। फिर पढ़ते हैं प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने। अब होता है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। किसी भी डेटा को प्रोसेस करना हो या प्रोसेस द्वारा डेटा को प्रोसेस करवाना हो तो डेटा की शेड्यूलिंग करना है। और फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस कर आउटपुट मैनेज करना ही इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है। अभी पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी टाइप है। पहला पढ़ते हैं अपन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को टर्मिनल के सहारे एक साथ GUI और GUI फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इंटरेक्टिव जो क्या था? GUI की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बैच प्रोसेसिंग मतलब सेकंड है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक कार्य को कंप्लीट होने के बाद दूसरा कार्य शुरू करते हैं, उन्हें बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब पढ़ते हैं तीसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? इन्हें इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हो, जिनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, जिस कार्य के लिए बनाया जाता है केवल उसी को ही फॉलो करते हैं, जैसे वॉच आदि होता है, वर्कशीट वॉच ये होता है। अभी फोर्थ पढ़ते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा यूजर के साथ यूजर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके। और फिर अब पढ़ते हैं फिफ्थ वाला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर है ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक ही यूजर को यूज करने की परमिशन दे सकते हैं, जैसे एमएस डोस कह सकते हैं। सिंगल एमएस डोस हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहलाता है। और फिर हम पढ़ते हैं सिक्स वाला टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम के स्लाइस में डिवाइड कर देते हैं और सारे ऑपरेशन एक ही साथ एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब वो काम को डिवाइड करके फिर एक साथ ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर को से प्रोसेस करवा सके। फिर पढ़ते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है? मतलब मल्टी प्रोसेसिंग तो हम पढ़ लिया कि वो एक साथ एक से अधिक कामों को प्रोसेस करवा सकता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग काम क्या है? ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक लैंग्वेज पर एक साथ कार्य कर सके या इनपुट आउटपुट दे सके। और अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं ओपन सोर्स। ये सबसे लास्ट टाइप है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिनको हम फ्री में ही उपयोग करते हैं, जिन मोस्ट ऑफ द बोलते हैं ओपन लिनक्स वगैरह, ये जो होते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स और यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि हम इन्हें फ्रीली यूज कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं जिनकी कोडिंग हम खुद कर सकते हैं। और अब ये तो हो गए हमारे सारे टाइप। पहला इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट था हमारा एट द लास्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे हमने पढ़ लिए, ये टाइप थे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शट डाउन, कंप्यूटर को बंद करने की प्रोसेस को हम नॉर्मली शट डाउन बोलते हैं। और रीस्टार्ट, कंप्यूटर को दोबारा चालू करने की प्रोसेस के लिए रीस्टार्ट करना पड़ता है। स्लीप मोड, कंप्यूटर को पावर सेविंग मोड में भेजने के लिए स्लीप मोड पे कर देते हैं नॉर्मली। और हाइबरनेट, कंप्यूटर को कंपोनेंट को आइडल रखने के लिए हाइबरनेट किया जाता है। तो एट द लास्ट एंड विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है? पहले विंडोज 7 काफ़ी पॉपुलर था, अभी विंडोज 10 आ चुका है। तो अभी विंडोज 7 में बाय डिफॉल्ट स्क्रीन का आइकॉन रिसाइकिल बीन होता है, मतलब रिसाइकिल बीन का एक आइकॉन होता है डिफॉल्ट स्क्रीन पर। और विंडोज 7 में डेस्कटॉप आइकॉन, कंप्यूटर यूजर, रिसाइकिल बिन, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे उसमें उसके डेस्कटॉप पे होते हैं। फिर क्या होता है विंडोज 7 में बाय डिफॉल्ट स्क्रीन कलर स्टेट होता है। और विंडोज 7 में बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम होता है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं सारे विंडोज 7 बाय डिफॉल्ट टास्क बार लोकेशन बॉटम में होता है। उसका जो टास्क बार होता है वो नीचे दिए गए बॉटम में होता है। इसे लेफ्ट राइट टॉप में बदल सकते हैं हम चाहे तो। और फिर होता है विंडोज 7 बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेड लैंडस्केप होता है, सबका भी वही रहता है। और ये सब इसके नॉर्मली हैं, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबको पता है, हर एक कंप्यूटर यूज़ करने वाले ये बेसिक है। अब हम पढ़ते हैं अब हम थोड़ा बूटिंग के बारे में समझ लेते हैं। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग जब कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले जो कंप्यूटर स्क्रीन को डेस्कटॉप शो होने तक की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। बूट करता रहता है तो उस टाइम पे अपना सिस्टम। और कंप्यूटर के दो प्रकार की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड में क्या होता है? ऐसी बूटिंग जिसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक करता है और कोल्ड बूटिंग कहलाती है बूटिंग। फिर उसमें सॉफ्ट क्लॉक, जैसे सॉफ्ट क्लॉक होता है, इसे रिस्टार्ट किया गया या फिर
उसे अपन जो रिस्टार्ट करते हैं ना उस टाइम पे कोल्ड बूटिंग होती है, ये ऐसे याद रखना शॉर्ट टर्म। और फिर क्या है वार्म बूटिंग, क्या होती है ऐसे बूटिंग जिसमें कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को चेक कर नहीं कर पाता है और वार्म बूटिंग कहलाती है, जिसमें अल्टर कंट्रोल डिलीट से रिस्टार्ट किया गया कंप्यूटर वार्म बूटिंग कहलाता है। मतलब अपन डायरेक्टली करते हैं कीबोर्ड के थ्रू अल्टर कंट्रोल डिलीट से अपन अगर वो किए तो वो रिस्टार्ट किया तो उसको हम वार्म बूटिंग बोल सकते हैं। कंप्यूटर में बूटिंग से पहले पोस्ट प्रोसेस को पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट होता है, और पोस्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर अपने सभी कंपोनेंट चेक करता है। बस बूटिंग के बारे में इतना ही है, एग्जाम लेवल तक ठीक है ये सी। अब हम थोड़ा ईमेल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ईमेल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। एज ए वर्क को कंपनी के अंदर जो वर्क करते हैं एम्प्लॉय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ईमेल्स। ईमेल का मतलब क्या होता है, ई मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। और ईमेल का जनक कौन था, रे टॉमलिनस था। रे टॉमलिनस माना जाता है। और हॉटमेल के जनक सुबीर भाटिया को माना जाता है। ईमेल के द्वारा डिजिटल मैसेज किया जाता है। ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए किसी भी ईमेल सेवा प्रदाता को जाकर साइन अप किया जाता है, साइन अप करना पड़ता है, हर एक उसकी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। और फिर ईमेल आईडी को ओपन करने के लिए साइन इन का उपयोग करते हैं। अगर हमारी आईडी एक बार क्रिएट हो गई तो फिर हम साइन इन जाके यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को। और फिर ईमेल आईडी को ओपन करने के लिए साइन इन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले बहुत होता है उसमें इनबॉक्स क्या होता है, आए हुए ईमेल बॉक्स, जो आया हुआ जो ईमेल बॉक्स को हम शो होता है उससे बोलते हैं इनबॉक्स। सेंड बॉक्स क्या होता है, जो अपने को आता है उसको अपन ईमेल बॉक्स कहते हैं, मेल जो आते हैं उसको शो करने के वाले बॉक्स को। और जो हम सेंड करते हैं ईमेल, उसको जो सेंड करते हैं, जो वहाँ पे शो करते हैं सेंड बॉक्स के अंदर, उसको हम सेंड बॉक्स बोलते हैं। और ड्राफ्ट क्या होता है, भेजने के लिए तैयार किया गया मेल ड्राफ्ट ऑफ सेव हो जाता है। जैसे कि कभी कभी अपन मेल ट्रांसफ़र करने से पहले थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा सर्च करके उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो हम ड्राफ्ट बॉक्स में जाके सेव करते हैं, ताकि हम उसे स्टार्टिंग फिर से नहीं करना पड़े। फिर ट्रैश क्या होता है, जंक मेल यानी अनचाहा मेल जो कि मेल होता है उसे ट्रैश में शो करते हैं। और फिर कंपोज क्या होता है, मेल भेजने के लिए सबसे पहले कंपोज पर क्लिक किया जाता है। मतलब कंपोज मतलब अपन उसको क्रिएट करते हैं अपना मेल किसी को भेजने के लिए, सबसे पहले जो होता है ना क्रिएट करने के लिए। फिर टू क्या होता है, टू मेल भेजना और ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। मतलब जिसको अपने को भेजना है कंपोज में तो वो अपना हो जाता है, फिर वो जिसको अपने को भेजना है उसको क्लिक करते हैं। फिर जिसको मेल भेजना रहता है उसको ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, मतलब उस सबकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है, वो आईडी वहाँ पे लिखी जाती है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो ऐसी मतलब उस बारे में कि अपन किस चीज़ रिगार्डिंग अपन मैसेज मेल कर रहे हैं उसके सारे पीडीएफ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं जो। और सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, एक मेल को एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट ऑफ कंपनी में होता है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ओनर होता है वो एक ही मेल को सारे एम्प्लॉय को फॉरवर्ड करना चाहता है तो वो सीसी वाला ऑप्शन पे कॉपी पेस्ट कह सकते हैं उसे, कार्बन कॉपी उसमें होता है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक ही ईमेल को एक साथ कई लोगों को गुप्त रूप से भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब एक मेल सबको भेजते हैं पर इसमें पता नहीं चलता है कितने लोगों को है। फिर अटैच क्या होता है, जब अपन कोई भी फाइल फोल्डर या फिर पीडीएफ ऑडियो कुछ भी अपन मेल में अटैच करते हैं और ताकि हम किस सेंड करने के लिए तो उसे हम अटैच बोलते हैं। तो ईमेल के साथ कई फाइल फोल्डर ऑडियो वीडियो आदि भेजने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और एमई मतलब अपनी ही ईमेल आईडी को अपनी ही मेल आईडी पर ईमेल भेजने को इनबॉक्स में मी नाम से शो करता है। मतलब अपन क्या करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ सेव करने के लिए अपने मोबाइल की या लैपटॉप की गैलरी से लेके हम उठा के उसे अपने मेल में फॉरवर्ड करते हैं। उस प्रोसेस को मी मतलब अपने अकाउंट पे अपने मेल पे सेव करने के लिए हम वो सेल्फ आईडी का यूज़ करते हैं। नो सब्जेक्ट मतलब बिना सब्जेक्ट के किसी मेल को भेजने पर रिसीव को इनबॉक्स में नो सब्जेक्ट या नेम ऑफ मेल शो करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन जल्दी में ये नहीं लिखते सब्जेक्ट, उनको याद नहीं आता कि क्या लिखे तो डायरेक्टली अपने मेल भेज देते हैं। तो वहाँ पे जो जिसको रिसीव होता है उसको नो सब्जेक्ट वहाँ पे लिखता है मेल के नाम पे।
और अब पढ़ते हैं SMTP। SMTP हमने पढ़ा था नेटवर्किंग में। ये SMTP सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीच में मेल आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह प्रोटोकॉल TCP कनेक्शन का उपयोग करते हुए दो सिस्टम के बीच में मेल आदान प्रदान करता है। ओके, तो SMTP मेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये किसका है, प्रोटोकॉल TCP कनेक्शन का होता है। अब हम थोड़ा POP पढ़ लेते हैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वास्तव में इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल के डाउनलोड एंड अपडेट करने के लिए किया जाता है। इस प्रोटोकॉल द्वारा क्लाइंट सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है। इस प्रोटोकॉल का पहला वर्जन POP2 था और अब इसका नया वर्जन POP3 आ चुका है मार्केट में। और POP3 को SMTP के साथ बिना भी उपयोग किए जा सकता है, मतलब बिना SMTP के साथ ही वो यूज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं X400। X.400 ये क्या है, ये न्यू है तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, ईमेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है और ये एक प्रोटोकॉल बाइनरी ट्रांसफर जैसी समस्याओं का समाधान करता है। X.400 इस प्रकार के ईमेल ट्रांसफर करने के लिए एक मानक है जिसको ISO द्वारा मान्यता दी गई। और अब हम पढ़ते हैं सेकंड लास्ट है IMAP। IMAP क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये सर्वाधिक प्रचलित इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल होता है। इसका आविष्कार 1986 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मतलब स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें किया हुआ है। और इसमें क्या होता है, वर्तमान में केवल कुछ ही मेल क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक एक्सप्रेस या नेटस्केप या मैसेजिंग या ओड्रा ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका नया वर्जन है IMAP4 है। जैसे POP का नया वर्जन क्या था, POP3 आया है, उसी तरह IMAP का भी नया वर्जन 4 है। POP का 3 और इसका 4 है। और अब लास्ट पढ़ते हैं MIME। MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है और इसका उपयोग मल्टीमीडिया मेल भेजने के लिए किया जाता है। थैंक यू, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थोड़ा हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा।